क्या हाल चाल है। तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम अभी ये चीज़ें भी देख रहे होगे कि अभी ब्रिक्स का 17वां समिट हो रहा है। कौन सा 17वां समिट? कहाँ पे हो रहा है? ब्राज़ील में हो रहा है ना। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो जो जगह है वहाँ पे हो रहा है। देखो, अभी तक जो चीज़ें आप लोग पढ़ते होगे, अपने नोट्स में भी पढ़ा होगा, अपने आरएस के सिलेबस में है। आप लोगों को मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ब्रिक्स अपने सिलेबस में है। जब आप मेंस का सिलेबस देखोगे ना, तो मेंस के सिलेबस में यहाँ पे दे रखा है, जो आईआर वाला पार्ट है ना उसमें दे रखा है। और उसमें इंडियाज़ रिलेशन विद दिस और इंडियाज़ रोल इन ब्रिक्स, यूएन, नाम, G20, G77 और सार्क जैसे जो ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड क्या रोल है इंडिया का ना, तो वो सब पूछा जा सकता है अपने से। अभी अगर इसके बेसिक्स की बात करें ना, पहले पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं जो आप सबको पता भी होगा। मतलब मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि प्रीलिम्स में वहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भाई ब्रिक्स जो है वो बना कब था। तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो टर्म है, ये सबसे पहले जो टर्म है कि इकोनॉमिक्स हुए जिम ओनेल, है ना, जिम ओनेल। ओके, इन्होंने ये टर्म दी थी ब्रिक्स। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। ओके, तो उस टाइम पे ये टर्म इसलिए आई क्योंकि ये बड़ी इकोनॉमीज थी और ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो इसके लिए एक टर्म दी गई थी ब्रिक्स। उसके बाद ये संगठन बनता है और इसकी फॉर्मेशन कब होती है? वो 2006 में होती है। ठीक है, इससे पहले मतलब ये ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था सिर्फ। मतलब एस एस जो है वो साउथ अफ्रीका है ना, वो साउथ अफ्रीका पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ। पहले सिर्फ ये 4 कंट्रीज़ थी। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो सब आपको पता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज थी। ओके, इसके बाद क्या होता है कि 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है और ये क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि ये जो टर्म है ये किसने कॉइंट की थी, कब बना था और साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आप कर लोगे। इसके बाद 2011 में इसका पहला सबमिट होता है। ठीक है, और जो पहला सबमिट होता है वो कहाँ होता है? वो चाइना में होता है। ठीक है, पहला सबमिट कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था। तो ये चीज़ वैसे नहीं पूछी जाएगी बट स्टिल यू शुड नो इट। ओके, फिर इससे रिलेटेड और भी जैसे दो टर्म्स न्यूज़ में होती हैं। ये डायरेक्टली टर्म जैसे यूपीएससी में पूछा भी था, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कंटिजेंट एंड कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या होता है ना, CRA पूछ लेगा आपसे कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या होता है, वो बताओ। ये बेसिकली क्या होता है कि जब करेंसी क्राइसिस आ जाए ना, ये जो कंट्रीज़ हैं इन ग्रुप में अगर करेंसी क्राइसिस आ गया तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसीलिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये आप याद रखना। ठीक है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट आपसे क्या करेगा पता है? ये टर्म दे देगा और बोलेगा कि ये जो टर्म है ना वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे वह आपको ऑप्शन में दे देगा G7 दे देगा, G77 दे देगा या फिर सार्क दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। फिर आपसे जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इसका ही बैंक है। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन कंट्रीज़ में ये बैंक बनाया गया। क्लियर है? अब ये कब बना था? ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ये 2014 में बना था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखिए। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, जैसे संघई चाइना में, ध्यान रखना क्योंकि संघई कोऑपरेशन वाला जो है ना SCO है, उससे थोड़ा सा डाउटफुल और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। ये चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे टाइम जाता है और क्या होता है, ब्रिक्स एक्सपैंड होने लगता है। अभी जैसे ब्रिक्स में टोटल मेंबर की बात करें, टोटल मेंबर 11 है। इस समिट में जो अभी 17वां समिट चल रहा है 2025 का, इसमें इंडोनेशिया को एज ए 11th मेंबर ऐड कर दिया गया, एज ए पार्टनर कंट्री बन गया इंडोनेशिया। ठीक है, अब आप ये बताइए जैसे 2024 में कुछ न्यू मेंबर कंट्रीज़ ऐड हुए थे, वो कौन कौन सी थी वो आप लोग बताओ। जैसे मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी। इजिप्ट। ओके, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यार कौन सी ऐड हुई थी? UAE, सऊदी अरेबिया, ओके, आपका इथोपिया, ठीक है, एंड देन ईरान।
ये कंट्रीज ही जो इसमें ऐड हुई हैं, और अब जो है इंडोनेशिया भी ऐड हो गया, तो टोटल अभी 11 कंट्रीज। तो ये जो था वो बेसिक पार्ट है इसका। इस यहाँ से और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे भाई जो ब्रिक्स है वो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वर्ल्ड की जीडीपी की बात करें या फिर हम पॉपुलेशन की बात करें या एक्सपोर्ट की बात करें। तो ये टर्म, वैसे ये जो टर्म होती हैं या ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें मेंस में ज़्यादा हेल्प करती हैं, बट हो सकता है कि आपसे प्रीलिम्स में 2 स्टेटमेंट देके और पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये बेसिकली ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इनका रोल इम्प्रूव करना था, इनके रोल को बढ़ाना था। जो वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे इन कंट्रीज़ का से ज़्यादा बढ़ सके, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सके, इसलिए भी इसको ब्रिक्स को बनाया गया था। ठीक है, और इनका ग्लोबल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, ये ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का पर्टिकुलरली। तो ये हमने मोटा मोटी बेसिक सा चीज़ें देख ली, कब बना, किसने टर्म कॉइन की, एक्सपेंशन कब हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे रिलेटेड है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये हुआ प्रीलिम्स वाला पार्ट। अब एक बार थोड़ा सा और सोचते हैं ना, अभी जैसे आप पीआईबी देखोगे, पीआईबी में बहुत अच्छे आर्टिकल्स तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ ये न्यूज़ फॉर्मेट जो होता है वो आपका दिया होता है। अभी 17 समिट है, अपने पीएम साहब गए हुए हैं, वहाँ पे लोगों से मिले, दूसरी कंट्रीज़ के जो चेयरपर्सन हैं उनसे मिले, हेड से मिले, और डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं वर्ल्ड लेवल पे उन सब पे बातें हुई। अब जैसा कि अपने आरएस के मेंस में ये पार्ट है, और मेंस में लिखा है रोल ऑफ इंडिया इन दीज ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं बोलूँ ब्रिक्स, है ना। तो अब आपको सोचना है, अब थोड़ा सा ना इस पर सोचते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे इसका जो मोटो है ना वो भी आप लोग देख लेना एक बार, वो भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, तो इसका जो मोटो है 17th समिट का जो मोटो वो क्या है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, तो ये इसका मोटो है इस बार का। अब एक दो चीज़ें जो है ना वो अपने को सोचनी है, उससे पहले मैं ये जो प्रेस रिलीज़ है, ये प्रेस रिलीज़ क्या है जो अपने पीएम साहब ने वहाँ पे जो स्पीच दी थी ना, वो है ये। इसको अगर आप पढ़ लोगे ना, एक बार भी रीड आउट कर लोगे, तो आपको इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप अपने मेंस के आंसर में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो एज ए वैल्यू एडिशन, बहुत जगह यूज़ होगा। देखो मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे है ना, जैसे इंडिया क्या कर रहा है कि अपने आप को ग्लोबल लेवल पे एज ए लीडर रिप्रेजेंट करना चाहता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट इश्यूज़ की बात करता है, चाहे वो टेररिज्म हो गया, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो, तो डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं उन सब के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, क्लाइमेट जस्टिस आपको वर्ड दिखेगा। हम बात करते हैं कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, हमने इस तरीके के डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हो या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए हो, जैसे मिशन लाइफ हो गया, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, एक पेड़ माँ के नाम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस बार मेंस में पूछा भी था, बायोफ्यूल्स अलायंस, बिग कैट्स अलायंस, ये इनिशिएटिव्स। अब देखो ये जो इनिशिएटिव है आप एक बार पढ़ते हो तो इनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप बता सकते हो कि हम लोग या फिर इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे कौन से स्टेप्स या कौन से इनिशिएटिव्स ले रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉर्थ साउथ के बीच में जो गैप, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्स, नेट ज़ीरो जो टारगेट हमें 2070 तक अचीव करना है। ओके, अब आप देखो क्लाइमेट जस्टिस, है ना, ये जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, भारत के लिए क्लाइमेट जस्टिस कोई विकल्प नहीं है, एक नैतिक कर्तव्य है। तो ये इस तरीके की जो लाइन है ना, जो आप इंग्लिश का जो पैराग्राफ लिखते हो या ऐसे लिखते हो उस सब में यूज़ कर सकते हो। तो जो पीएम साहब की, प्रेसिडेंट की, या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जो स्पीच होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में,
या किसी इवेंट में, तो उन स्पीच को सुना करो आप, या देखा करो, या पढ़ा करो। आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्लाइमेट एम्बिशन, है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अफोर्डेबल फाइनेंसिंग, ओके, फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। अब देखो ये कितना बढ़िया वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हो। वन अर्थ वन हेल्थ, आप अपना जब जो हमारा हेल्थ का टॉपिक है मेंस में, वहाँ पे भी किसी क्वेश्चन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये इसको पढ़ा करो। आप ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा यार, 5 मिनट लग जाएंगी, 10 मिनट लग जाएंगी, लेकिन आपको इतने सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो होलिस्टिक जो प्रिपरेशन है वो दिखती है आपकी। क्लियर है? अब एक बार थोड़ी सी और चीज़ों पे बात करते हैं, और इस पे इन चीज़ों पे आप सोचोगे ज़्यादा, मैं आपको पॉइंट्स दूंगा बस। आई जस्ट वांट कि आप वो आंसर्स कमेंट में करो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो देख ली। अभी ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो 40% को रिप्रेजेंट करेगा ब्रिक्स, ठीक है? इवन कंपैरिजन कर लें G7 से, तो G7 की भी लेस है ब्रिक्स से, ठीक है? 26% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को देखता है, और 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स कंट्री से आती है। क्लियर? ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आप कर लोगे। नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने बोला आपको, आप स्पीच जो चीज़ है मैं वो PDF शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, वो देखना। अभी जो ब्रिक्स डिक्लेरेशन है, जो अभी 70th समिट हुआ, उसके क्या आउटकम्स है, ये हो सकता है कि 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, या किसी टेस्ट में मिल जाएगा। अभी तो मेंस है नहीं, लेकिन ये चीज़ न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बाकी आंसर्स को भी अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे ये टेररिज्म को कंडेम किया, अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया है ब्रिक्स कंट्रीज़ ने, कि ये गलत था, और जो पाकिस्तान का जो स्टेप है वो गलत है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसको भी कि किस तरीके से ये जो कंडक्ट किया जाता है, इसको कैसे कॉम्बैट करना है, इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स होंगे, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि इससे डील किया जा सके। यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात की गई कि जो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं या ग्लोबल साउथ है, उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, या वर्ल्ड बैंक में, या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे। इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में USA और जो इज़राइल का की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंडेम किया गया है कि वो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज का, जो ईरान पे अटैक किया गया। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात की गई कि वहाँ पे रिफॉर्म्स होने चाहिए, वहाँ पे इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ना चाहिए। तो इसकी एडवोकेसी की है चाइना ने, रशिया ने, कि हाँ इंडिया, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ का भी से ज़्यादा होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्लाइमेट एक्शन COP33 इन इंडिया, है ना, इसका भी एडवोकेसी किया कि भाई हाँ COP33 जो है वो कौन चेयर करे, इंडिया करे 2028 में जो होने वाला है। और इंडोनेशिया का एज ए न्यू मेंबर वेलकम किया। मैंने बताया कि 11 कंट्रीज़ हैं जो पार्टनर कंट्रीज़ बन गई हैं ब्रिक्स में। अब ब्रिक्स खाली जो ब्रिक्स में जो 5 नाम है वो नहीं है, इसके अलावा भी 6 नाम और हैं, तो टोटल क्या है, 11 कंट्रीज़ हो गई हैं। तो ये आउटकम्स आप अपने आंसर्स में लिखोगे, और एज इट इज़ लिखने होते हैं, तभी आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करते हो। अभी एक और फैक्ट निकल के आता है कि इंडिया जो 2026 में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उसको चेयर करेगा, ठीक है? अब एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने को देखने चाहिए अब जब पढ़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? आप पॉइंट्स में लिखना, बताना, सिर्फ पॉइंट्स में लिख के बताना, पहली चीज़, है ना? क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं अपन एक बार कि ब्रिक्स का रोल क्या है। अब ब्रिक्स का रोल किस में, रोल इन जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है ना अभी, उसमें ब्रिक्स अपने आप को कैसे देखता है और उसका क्या रोल है, पहली चीज़, ठीक है? दूसरे पॉइंट पे अगर आए, ब्रिक्स का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, आप ये बताइए, आप सोचिए कि क्या सिग्निफिकेंस होगा। हम मीन्स के क्वेश्चंस को एक बार देख रहे हैं और यही आपको आंसर करने हैं, आप लिख के भेज सकते हो। अगर जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोली कि ब्रिक्स कैन बी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अब इसको डिस्कस करो, कैसे होगा भाई, कैसे है ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अगर ये पॉइंट दे दिया जाए और इसको बोल दिया जाए कि आप डिस्कस करो 10 नंबर में, तो आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे कि हाँ बताओ कैसे जो ब्रिक्स है वो ग्लोबल साउथ है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं ब्रिक्स के सामने अभी, कि जिस तरीके से जो वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रही है, या जिस तरीके के इवेंट्स अभी चाहे इजराइल ईरान वॉर हो गया या रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसके कारण क्या क्या चैलेंजेस है और ब्रिक्स कैसे डील करेगा, क्या एजेंडा है ब्रिक्स का, ठीक है? वो आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो।
ओके, तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में ब्रिक्स अपने आप को कैसे देखता है, ठीक है, और इन टेंशन्स को कम करने के लिए ब्रिक्स क्या इनिशिएटिव्स ला सकता है। ओके, फिर अगर मान लो जैसे वेस्ट जो है, यूएसए है, वो ब्रिक्स को एज ए एंटी अमेरिकन बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, वाई, अमेरिका को क्या दिक्कत है ब्रिक्स से। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया दो बड़े ऐसे ग्रुप्स में जुड़ गया है, जैसे ब्रिक्स एक तो, और एक क्वाड। तो अगर बात की जाए तो इंडिया को कैसे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ओके, वो एक बार मान लो आपसे पूछा जाए, इवन इंटरव्यू में आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ कि ब्रिक्स और क्वाड के बीच में किस तरीके से बैलेंस करेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका तो कहता है कि ब्रिक्स जो हुआ एंटी अमेरिका है, एंटी वेस्ट है, तो वो चीज़ आप लोगों को बतानी है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ओके, स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। ब्रिक्स के क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, ये जो क्वेश्चन है, अब आप थोड़ा सा सोचना। अब हम लोगों ने ब्रिक्स पढ़ा, ओके, ब्रिक्स का सारा बेसिक पार्ट अपन लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये प्रेस रिलीज़ है, ये आप लोगों को पढ़ना है, एक बार देख लेना इसको, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इवन बाकी ये सब तो मत देखो, ये सब तो न्यूज़ में वैसे भी मिल जाएगा आपको, बट ये ज़रूर देखना है जो अपने प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच है ना, इसको देखना है, इससे पढ़ने में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर है। और जो मैंने आप लोगों को अभी क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन पे खुद से सोचना। तो आपको क्या करना है कि कोई भी जब टॉपिक आप पढ़ोगे ना, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस ब्रेक करने हैं, ओके, कि हाँ क्या पूछा जा सकता है। अब ब्रिक्स आ गया तो ब्रिक्स के जितने सेगमेंट्स हैं या जितने एस्पेक्ट्स हैं उसको ओपन कर लो कि भाई इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या सिग्निफिकेंस है, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है तो ब्रिक्स अपने आप को कैसे रखता है, क्वाड के बीच में और ब्रिक्स के बीच में कैसे इंडिया बैलेंस बनाएगा। इवन G7 से मैं अगर कंपेयर करूं तो ब्रिक्स को बताओ कैसे आप कंपेयर करोगे। ये पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस आपको सोचने हैं। जब आप ये सोचोगे आपको आपके जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी बढ़ता है। और देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, इंडियन एक्सप्रेस का आप आर्टिकल पढ़ना, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके, ठीक है। तो ये पढ़ोगे तो चीज़ें सीखोगे, अच्छी बात आप लोगों के लिए। बाकी बताओ कमेंट में कि इस तरीके से अपन जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, अपन कंटिन्यू करें इन चीज़ों को, ओके। तो ये सारा तो मैंने आप लोगों के साथ में शॉर्ट में डिस्कस कर लिया था, दैट्स ऑल। आपको जैसा भी लगे तो बताना आप। थैंक यू वेरी मच।